Okay, so in today's lecture, we are going to talk about functional elements of an instrumentation system. So in the previous chapter, we talked about measurement, why measurement is required, what are the important features, wherever we use measurement, all that we had talked about. And of course, when measurement is there, we need some system to have, some suitable measurement to be made. And at the same time, जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजेबल फॉर्म. नाउ यूजेबल फॉर्म को आप कह सकते हो इट शुड बी इन सम रीडेबल फॉर्म. ओके, इफ देयर इज अ मैनुअल ऑपरेटर सिटिंग, एटलीस्ट वो आउटपुट आपका कुछ ऐसे फॉर्म में होना चाहिए कि जो ऑपरेटर है वो उसको रीड करके वैल्यू को फॉर्म फाइंड आउट कर सकता है. या डेटा लॉगिंग अगर आपको चाहिए तो वो डेटा किस फॉर्म में लॉग करना है वो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, इफ देयर हैज टू बी सम डिस्प्ले देन उसको उस डिस्प्ले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. राइट, सो बेसिकली किसी भी मेजरमेंट की यूटिलिटी तभी होगी अगर फील्ड से मेजर करने के बाद आप उस चीज को किसी ना किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सको. ओके, राइट नाउ व्हेन आई एम सेइंग कन्वर्टिंग इट इनटू द यूजेबल फॉर्म, ये सब कुछ सेंसर और एक्चुएटर लेवल पर ही हो रहा है. ओके, अभी तक हमने उस डेटा को यूज करके आगे कुछ प्रोसेस नहीं किया है. हम किसी कंट्रोल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सिग्नल को कहीं फीड नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फील्ड में किसी भी पैरामीटर में अगर चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो रहा है, हमारा सेंसर उसको डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन अगर हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट अर्लियर द टेम्परेचर वाज 60 degrees and now it is going somewhere around 90 degrees, that detection or that sensor is useless. Okay, so वो जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट तभी होगा जब हम उसको फील्ड में से डिटेक्ट करने के साथ साथ एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. अब वो रीडेबल फॉर्म एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा. यूजुअली इंडस्ट्रीज में जो आपका मेजरमेंट होता है वो कहीं फील्ड में होता है और आपको सारा का सारा डेटा अपने ऑफिस में चाहिए होता है. लाइव मान लीजिए मॉनिटर बोर्ड्स लगे होते हैं जिसपे रियल टाइम डेटा हर वक्त डिस्प्ले होता रहता है, एंड देयर इज एन ऑपरेटर हु कीप्स अ चेक अबाउट इट. एट द सेम टाइम वी माइट वांट कि पिछले 24 घंटे का डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली कंप्यूटर में लॉग भी होता रहे, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ऑलवेज रेफर बैक एंड सी दैट हाउ द सिस्टम वाज वर्किंग एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये तो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट सिस्टम यूटिलाइज करेंगे, जब भी हम मेजरमेंट सिस्टम लगाएंगे, तो वो डिटेक्शन से लेकर किसी ना किसी यूजर फ्रेंडली फॉर्म तक कन्वर्जन उस सिस्टम में होना चाहिए. उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, उसे हमने बोला फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम. ओके, now in terms of block diagram, this is how you can actually represent an instrumentation system. Most of the measurement system contains the following main functional elements as shown in the figure. Firstly, there is some quantity that is to be measured. Okay, quantity to be measured का मतलब हुआ that जो भी physical parameter है जो आप measure करना चाहते हो, ठीक है, that quantity is present in the field. टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, something like that. उसको सेंस करने के लिए हमें सबसे पहले कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जो डिटेक्ट कर सके that yes there is some change taking place in the physical quantity. Okay, that particular element जो कि उस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, that is called a primary sensing element. ठीक है, अभी मैंने इसको सेंसर टर्म नहीं दिया है, सेंसर नहीं कहा, ट्रांसड्यूसर नहीं कहा, मैंने उसे कहा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का मतलब वो सरफेस या वो एलिमेंट जो सबसे पहले फील्ड में होने वाले चेंज को डिटेक्ट कर रहा है. मैंने सिर्फ क्या वर्ड यूज किया है, डिटेक्ट वर्ड यूज किया है. वो हमें डिस्प्ले करेगा या नहीं, नॉट नेसेसरी. हमें उसका डिटेक्शन समझ में आएगा या नहीं, नॉट नेसेसरी. Just that there is one primary element which is put in the field which is going to detect that there is some change occurring.
टेम्परेचर सेंसर है तो वो टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट करेगा, प्रेशर है तो प्रेशर को डिटेक्ट करेगा, लाइट ऑप्टिकल हो सकता है, ऑप्टिकल सरफेस हो सकती है तो वो लाइट के वेरिएशन को चेक करेगा। तो सबसे पहले फील्ड में एक क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं, वहां पर हमने फील्ड में जो लगाया उसको हमने कहा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हम लगाएंगे वहां पर जो सबसे पहले क्वांटिटी में होने वाले चेंज को डिटेक्ट करेगा। अब उसके बाद प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बाद हमने लगाया वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट का मतलब होता है कि उसे किसी सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो हमने सेंस किया वो मैकेनिकल मूवमेंट हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पीड हो सकती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, इस तरह का कोई भी सिग्नल हो सकता है। नाउ जो आपका सेंसिंग एलिमेंट है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो जो आउटपुट आपको दे रहा है वो आउटपुट करंट या वोल्टेज के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर वो करंट या वोल्टेज के फॉर्म में नहीं है तो हमारे किसी भी सर्किट को वो सिग्नल समझ में नहीं आएगा। हमने जो सर्किट लगाया हुआ है, मान लीजिए आपको एलईडी पे डिस्प्ले करना है या आपको कंप्यूटर में लॉग करना है, तो करना क्या पड़ेगा, ये सारे सिस्टम्स जो चलते हैं ये सिर्फ वोल्टेज और करंट सिग्नल्स पे चलते हैं। वो फिजिकली जो मूवमेंट हो रही है, सपोज आपका कोई शाफ्ट है वो 90 डिग्री से रोटेट हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वो 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आएगी। आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उस मूवमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए जिसको वो प्रोसेस करेगा और उसको वो इंटरप्रेट करके ये समझेगा कि देयर इज अ 90 डिग्री एंगुलर मूवमेंट टेकिंग प्लेस। ओके, सिमिलरली फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया, 5 डिग्री से कम हो गया, थिंग्स लाइक दैट, योर सर्किट डज नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस। उस चेंज के अकॉर्डिंग, उस चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होता है जो कि हमारे सर्किट को फीड किया जाता है और फिर वो आपको डिस्प्ले करेगा। या अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रेशर मेजर किया, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने एक मैकेनिकल पॉइंटर लगा रखा था। ठीक है, पॉइंटर से हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक सर्कुलर डायल है, उसके ऊपर एक सुई लगी हुई है और उस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करके हम देखना चाहते हैं कि कितना चेंज हो रहा है। तो उस वाले एग्जांपल में भी अगर आपको याद हो, चेंज प्रेशर में था, लेकिन प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि वो उस नीडल की मैकेनिकल मूवमेंट को प्रोड्यूस करे। इसका मतलब प्रेशर के चेंज को हमने मैकेनिकल चेंज में कन्वर्ट किया, तब हमने उसको रीड किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है वो जिस फॉर्म में डिटेक्ट कर रहा है, it is not necessary that the same form can be propagated further or the same form can actually be understood by the user. So at that particular point we need to have some variable conversion element which will convert the output given by the sensing element into something which is a usable form. Mostly cases में इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, मोस्टली केसेस में, क्योंकि आजकल सब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होने लग गया है। वी आर यूजिंग आर्डिनोज, रास्पबेरी पाइज एंड ऑल दीज थिंग्स। okay, in that case you always need to have a voltage signal. So variable conversion element actually is going to convert from one form of energy to another form. प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने प्रेशर को डिटेक्ट किया, लेकिन हमने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि वो मैकेनिकल मूवमेंट में चेंज हो जाए। तो वो क्या किया हमने वेरिएबल को कन्वर्ट कर लिया। वही प्रेशर को अगर मान लीजिए हमने पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा दिया वहां पे, तो क्या होगा कि सेंसिंग एलिमेंट सेंस भी कर रहा है, और क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक आउटपुट जो हमें देता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, सेंसिंग एलिमेंट और वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट दोनों का काम कर रहा है। okay, so in that case your variable conversion is actually taking place from pressure to voltage. Some voltage signal is being generated. Okay, so first thing is primary sensing element, then we need to have a variable conversion element, that means which is going to convert the signal from one form to another. When I say form, it means from one physical form to another physical form. वो temperature को
वोल्टेज में कर सकता है, प्रेशर को वोल्टेज में कर सकता है, प्रेशर को मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कर सकता है। ऐसा कोई भी टाइप का कन्वर्जन हो सकता है। Then we have variable manipulation element. वेरिएबल मैनिपुलेशन में क्या होता है कि सिग्नल का फॉर्म चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम उसका एम्पलीट्यूड या उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपने पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगाया तो प्राइम एक उसकी जो सरफेस थी उसने सेंसिंग एलिमेंट का काम किया, फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस अकर होते हैं जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है, तो जो उसकी एजेस होती हैं वो वेरिएबल कन्वर्जन का काम करती हैं और वो आपको वोल्टेज सिग्नल देती हैं एज एन आउटपुट। लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का जो वोल्टेज आउटपुट होता है वो इतना छोटा होता है, इतना फीबल होता है, दैट यू विल नेवर बी एबल टू ड्राइव एनी सर्किट और एनी एलईडी और एनी डिस्प्ले डिवाइस विद द हेल्प ऑफ दैट वोल्टेज। तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस सिग्नल को कॉरेस्पॉन्डिंगली एम्पलीफाई करना पड़ता है। ठीक है, वो एम्पलीफाई करोगे तब उस सिग्नल में इतनी एनर्जी आएगी कि वो किसी ना किसी डिस्प्ले डिवाइस को ड्राइव कर पाएगा। ओके, नाउ दिस इज मैनिपुलेशन। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो सिग्नल हमारा जो भी एम्पलीफायर हमने लगाया उसे जो इनपुट मिला था वो भी वोल्टेज है और जो वो आउटपुट दे रहा है वो भी वोल्टेज है, लेकिन उस वोल्टेज का कोई भी एक पैरामीटर जो है उसको हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि हमने उसका जहां हमने एम्पलीफायर लगाया था, इसका मतलब हमने उसका एम्पलीट्यूड जो है या तो उसको बढ़ा दिया है या कम कर दिया है। हम इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं, है ना। कन्वर्ट करने के बाद सपोज करो कि उसने हमारे जो कन्वर्जन डिवाइस था उसने एनवायरमेंट से नॉइज पिक कर ली। नॉइज अगर उसने पिक कर ली है तो इसका मतलब है कि उस वोल्टेज सिग्नल में और भी एडिशनल वोल्टेजेस आ गई हैं विच आर एक्चुअली नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पैरामीटर दैट वी आर डिटेक्टिंग। तो उस केस में हम कई बार क्या करते हैं, हम फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर क्या करेगा, जो भी हाई अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं, जो नॉइज फ्रीक्वेंसीज है, उसको फिल्टर कर देगा। लेकिन उस केस में भी इनपुट भी एक वोल्टेज था और आउटपुट भी जो वो देगा वो वोल्टेज ही होगा। तो वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट जो होता है वो बेसिकली आपके वेरिएबल का, आपके सिग्नल का फॉर्म चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसको मैनिपुलेट करेगा, इधर सब्ट्रैक्ट करेगा, ऐड करेगा, एम्पलीफाई करेगा, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, बट इट विल नॉट चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सिग्नल। कन्वर्जन एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, प्रेशर से इलेक्ट्रिकल में। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल गया है, अगर हमें पता है कि वो बहुत वीक सिग्नल है तो हम उसको सुटेबल एम्पलीफायर लगा के एम्पलीफाई कर रहे हैं, दैट इज वेरिएबल मैनिपुलेशन। देन वी हैव डेटा ट्रांसमिशन। अभी डेटा ट्रांसमिशन में क्या है कि अगर आपका ये सारा कुछ जो डिटेक्शन हो रहा है ये फील्ड में हो रहा है, तो आपको उसको वो जो डेटा वहां कलेक्ट हुआ है उसको ऑफिस तक ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा। So these days you might be using either wireless, you might be using optical cables, or you might be using clouds, something like that, to actually transmit that data. And otherwise also, even अगर आप एक सर्किट पे भी देखो तो मैनिपुलेट करने के बाद आपको उसको मान लीजिए आर्डिनो में फीड करना है, आर्डिनो के हेल्प से मान लीजिए किसी कंप्यूटर में आपको उसको स्टोर करना है, तो यू नीड सम ट्रांसमिशन लाइंस और यू नीड सम मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दैट डेटा, ओके, टू द लॉजिकल एंड। यानी कि चाहे वो एलईडी पे आपको डिस्प्ले करना हो, चाहे कंप्यूटर में स्टोर करना हो, तो वो जो एक मैनिपुलेटेड या एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ सिग्नल जो आपको मिल गया था, अब आप उसको ट्रांसमिट करते हो टू द अदर एंड। और वो ट्रांसमिट करने के बाद you can either have data presentation element or you can have a data storage element which finally can be seen by the observer. Okay, so this whole thing is actually the इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम कहते हैं इसको फंक्शनल एलिमेंट्स कहते हैं। और जो बीच में वेरिएबल कन्वर्जन और वेरिएबल मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट है, दिस इज इन कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट, और यू कैन से सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है कि वेरिएबल कन्वर्जन और मैनिपुलेशन हो सकता है एक बार हो सकता है कई बार हो। एक बार आपने मैकेनिकल में चेंज किया, फिर मैकेनिकल को फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज किया, या
रिपीटेडली सेटअप भी हो सकता है। पहले आपने कन्वर्जन लगाया, यानी कि एक बार आपने सपोज प्रेशर को मैकेनिकल मूवमेंट में चेंज किया, मैकेनिकल मूवमेंट बहुत फीबल थी, आपने उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया कुछ गियर अरेंजमेंट लगा के। जब वो कुछ सफिशिएंटली एम्पलीफाई हो गया, तब आपने उसको फिर से कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में, और फिर इलेक्ट्रिकल के आगे आपने एक एम्पलीफायर लगाया, तो उसको दोबारा से मैनिपुलेट किया। तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन और मैनिपुलेशन एलिमेंट्स होते हैं, इनको डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम कई बार सिंगल यूजेज, मल्टीपल यूजेज, या आगे पीछे करके आप कैसे भी इनको यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाई कलेक्टिवली इट इज गिवन वन कॉमन नेम, दैट इज कॉल्ड डेटा कंडीशनिंग, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट। So we have the quantity that is to be measured in the field. उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बाद हमारे पास एक कन्वर्जन एलिमेंट है, जो सिग्नल को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, विच इज मोस्टली एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद हम एक मैनिपुलेशन एलिमेंट लगाते हैं, जो सिर्फ उस सिग्नल की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन करता है, सिग्नल के फॉर्म को चेंज नहीं करता है। ओके, सो वो क्या करेगा, अगर आपका वोल्टेज सिग्नल है तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, या हो सकता है कि दो वोल्टेजेस को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, समथिंग लाइक दैट। दैट इज वेरिएबल मैनिपुलेशन। उसके बाद हम उसको ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स व्हाटएवर इज द एंड रिक्वायरमेंट। हमें एलईडी में रिप्रेजेंट करना है, हमें उसको एलसीडी पे डिस्प्ले करना है, या हमें उसे कंप्यूटर में स्टोर करना है। तो व्हाटएवर एंड पॉइंट वी वांट इट टू गो, हम उस वहां तक उसको ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली इट गोज इनटू द final element, which could either be data presentation element or it could be a storage element from where the observer can actually access that data. So this whole thing is called the functional element of an instrumentation system. Okay, so this detail is mentioned over here, you can just give it a reading. Primary sensing element, variable conversion, variable manipulation, data transmission, data presentation element. And a couple of examples have been given over here. Okay, for example, see over here you have a Bourdon tube. Now there is one home task that I would like you all to do. We have certain cases over here. One is the Bourdon tube. Okay, then we have a pressure gauge, and we also have a thermometer. Now there are these three systems have been given over here. The home task that you need to perform is you study these three systems and find out which is the corresponding sensing element, which is the data transmission element, which is the presentation element. Okay, like some of the part is given over here also, but I would like you to analyze these three systems on your own and find out all the respective elements of these block diagrams. Okay, so basically what you have to do is, ये Bourdon tube का system है आपके पास, from your functional block diagram, and from this figure you have to identify that which is the primary sensing element, which is the conversion element, which is the manipulation element, okay, how the data is being transmitted, and so on. And if there is something that you do not understand, we will discuss that as your doubts in the next class. But for the first go, I would like you to study these three systems: Bourdon pressure gauge, okay, then this pressure gauge, then mercury thermometer. I would like you all to study these three systems and find out the actual elements corresponding to the block diagram of the functional instrumentation system. So that is a home task for all of you. Okay, now the next topic that we move on to is the input output configuration of a measuring system. So let us see what this is now. So basically now we are going to talk about the various types of inputs that actually can occur in a measuring instrumentation system. Okay, so इसमें हम दो चीजों की बात करने वाले हैं। एक चीज ये, कितने तरह के इनपुट हमारे मेजरमेंट सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, और दूसरा, अगर कोई अनवांटेड इनपुट आता है तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो इनपुट्स हैं, जो पॉसिबल इनपुट्स हैं, जो हमारे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ सकते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं. वन इज interfering input, then we have the modifying input, and then we have the desired input. Now what are these?
Desired input, it actually represents the quantities that the instrument is specifically intended to measure. Desired input का मतलब वो particular input जिसके लिए actually में वो system design किया गया है. For example, we want to measure pressure of a particular pipeline. So the pressure signal coming from that particular pipeline is the desired input. Okay, so desired input का मतलब वो पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसके लिए स्पेसिफिकली वो सिस्टम डिजाइन किया गया है, राइट? As an example, I am saying, suppose there is some pipe going in the field, in the factory, and you want to measure the air pressure of the pipeline. So the pressure signal that is coming from that particular pipeline is your desired input. Okay, then we have an interfering input. This represents the quantities to which the instrument becomes unintentionally sensitive. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वहां पर एक प्रेशर सेंसर लगाया, जो उस पर्टिकुलर पाइपलाइन से प्रेशर सिग्नल आ रहा था वो था आपका डिजायर्ड इनपुट. लेकिन अगर कोई और पाइपलाइन थी जो सपोज उस पाइप के नियर विसिनिटी में थी और उस दूसरे पाइपलाइन का प्रेशर जो है वो आपके ओरिजिनल पाइपलाइन को अफेक्ट करता है, तो हो सकता है कि आपका सेंसर पाइपलाइन नंबर 2 में से भी प्रेशर सिग्नल को पिक कर ले. ठीक है, सो दैट इज इंटरफियरिंग इनपुट. इसका मतलब आपने जो सेंसर ए लगाया था वो पाइपलाइन ए के लिए लगाया, लेकिन उसके क्लोज विसिनिटी से जो पाइपलाइन बी जा रही थी, अगर उसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं हमारे सेंसर ए को इफेक्ट कर देता है, सो प्रेशर सिग्नल कमिंग फ्रॉम पाइपलाइन बी इज इंटरफियरिंग इनपुट. ठीक है, इसका मैं सब और एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि जब कभी आप, आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव experienced it or not, when you put on a radio. Okay, now radio works on frequency signals. Your particular जब आप एक स्टेशन ट्यून करते हो, you are actually supposed to tune to one particular frequency. Your radio set is supposed to receive one particular frequency which is corresponding to that station जो आपने सेट किया. लेकिन अगर आपने देखा हो कभी, कई बार उसमें दूसरा स्टेशन क्रॉस कनेक्ट करने लग जाता है. ठीक है, तो वो जो दूसरा स्टेशन है जो एक्चुअली आपने नहीं लगाया लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपका सेट पिक करने लग गया है, तो वो क्या है? इंटरफियरिंग इनपुट है. जो स्टेशन आपने ट्यून किया वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो डिजायर्ड इनपुट है, वो हम पिक करना चाहते हैं, लेकिन उसके क्लोज फ्रीक्वेंसी बैंड से कोई दूसरे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अनवांटेडली आपके सिस्टम में पिक हो रही है, जिसकी वजह से आपको 2 चैनल इकट्ठे सुनाई दे रहे हैं. तो वो जो दूसरा स्टेशन पकड़ा गया वो है इंटरफियरिंग इनपुट. वो एक ऐसा इनपुट है जिसके प्रति अनइंटेंशनली आपका सेंसर सेंसिटिव हो जाता है. ओके, यू डोंट वांट टू पिक अप दैट सिग्नल, बट अनइंटेंशनली दैट गेट्स पिक्ड अप बाय योर सेंसर. So that is interfering input. And then we have modifying input. These are the quantities that cause a change in the input output relation for the desired and the interfering inputs. Now for example, कोई लिक्विड है, ठीक है, आपने लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर रहे हो, आपने उसका कुछ प्रेशर मेजर किया एंड उस प्रेशर के फॉर्मूला से सपोज यू आर कैलकुलेटिंग सम न्यू प्रॉपर्टी. अब क्या होता है that there is a change in temperature suppose. Okay, ambient temperature में suppose कोई change हो जाता है जिसकी वजह से आपके fluid की properties बदल गई. ठीक है, keep this in mind. कुछ change हुआ in the ambient temperature जिसकी वजह से आपके fluid की property change हो गई, और उस property के change होने से pressure से जो calculation लगा रहे थे आप, जो formula आप use कर रहे थे, suppose वो formula change हो गया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक एक्स क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, विच उसका फॉर्मूला क्या है? सम स्पेसिफिक वैल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड. ठीक है, नाउ दिस ए इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ माय फ्लूइड्स एट पर्टिकुलर सम 40 डिग्रीज टेम्परेचर. ए की वैल्यू सपोज 2 थी, लेकिन जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री से 80 डिग्रीज हो गया, ए की वैल्यू 2 की जगह सपोज 5 हो गई.
सो दैट मीन्स जो आउटपुट आप पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर से कैलकुलेट कर रहे थे, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर से कैलकुलेट होगा। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन था वो चेंज हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो टेम्परेचर चेंज था उसने डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं किया, लेकिन आपके फ्लूइड की कोई ऐसी प्रॉपर्टी चेंज कर दी जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो मॉडिफाई होगी। दैट इज मॉडिफाइंग इनपुट। वंस अगेन आई विल टेल यू, डिजायर्ड इनपुट वो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरफियरिंग इनपुट वो क्वांटिटी है जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। अनवांटेडली सेम टाइप का एक और सिग्नल आपके सेंसर ने पिक कर लिया, दैट इज इंटरफियरिंग इनपुट। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी एक्स कैच करना चाहते थे रेडियो पे, जब आपने ट्यून किया तो उसने एक्स और वाई दोनों उठा ली। ओके, सो वाई इज द इंटरफियरिंग इनपुट, राइट। एंड मॉडिफाइंग इनपुट का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी चेंज जो डायरेक्टली आपके सिग्नल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चेंज इंट्रोड्यूस कर देता है जिससे आपकी कैलकुलेशन या आपका इनपुट आउटपुट के बीच का जो फॉर्मूला था वो बदल जाता है। इसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होने से सपोज आपके फ्लूइड का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया या उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे थे अपने फॉर्मूला के कैलकुलेशन में वो बदल गए। ठीक है, तो प्रेशर एज सच चेंज नहीं हुआ है, आपका इनपुट सिग्नल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फॉर्मूला था जिससे आप एक्चुअली में आउटपुट कैलकुलेट कर रहे थे वो चेंज हो गया है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ मॉडिफाइंग इनपुट। Okay, so desired input represents the quantities that the instrument is specifically intended to measure. Interfering input represents the quantities to which the instrument is unintentionally sensitive, and modifying input are the quantities that cause a change in the input-output relation for the desired and the interfering inputs. Okay, now see, input-output quantity अगर वो change कर देता है, so that can be for both. जो उसने इंटरफियरिंग इनपुट पिक कर लिया उसके लिए भी वो चेंज कर देगा, और जो आपका डिजायर्ड सिग्नल था उसके लिए भी चेंज कर देगा। ओके, ओके, okay, so these are the three basically different types of inputs that can actually get incorporated into your system. Okay, now see, here we are having an example. You have a manometer. Okay, now manometer is actually used to measure differential pressure. ठीक है, कुछ इस तरह का होता है आपके पास मैनोमीटर, जिसमें दो ओपन एंड्स होते हैं और बीच में एक यूजुअली दिस इज मर्करी। ओके, एंड एक तरफ आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला हुआ है और दूसरी तरफ से आप कोई प्रेशर सिग्नल इसमें डालते हो, एंड देन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा वो इस मर्करी लिक्विड को प्रेस करेगा और दूसरी साइड से लिक्विड राइज कर जाएगा। तो ये दोनों हाइट्स में जो डिफरेंस होता है, इससे हमें दोनों प्रेशर के बीच में डिफरेंस पता चलता है। ओके, सो दिस आई थिंक यू मस्ट हैव बीन स्टडिंग अर्लियर आल्सो। मैनोमीटर आपने पढ़ा होगा पहले भी। ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज केस ए वेयर मैनोमीटर इज ऑन अ लेवल ग्राउंड. Okay, it is on a stationary ground and you are measuring P1 and P2. It is subjected to pressure signal 1 and pressure signal 2, and with the difference in the height of the two, you are actually measuring the differential pressure. ठीक है, तो ये तो normal case है where you can actually study the difference of temperature. अभी मैं क्या करती हूँ कि मैंने इस मैनोमीटर को एक कार्ट के ऊपर रखा और कार्ट को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको कार्ट पे रखा, कार्ड को मैंने एक्सेलरेट कर दिया, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, जिस डायरेक्शन में आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो उस डायरेक्शन का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब आप एक्सेलरेट करोगे तो उस एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर सिग्नल P1 विल एक्चुअली इंक्रीज। तो प्रेशर सिग्नल P1 जो है दैट माइट नॉट बी द ओरिजिनल प्रेशर, बट एक्सेलरेशन की वजह से उसमें एक एडिशनल प्रेशर ऐड हो गया। So this becomes an interference. Because of this acceleration taking place, the additional pressure जो P1 में आ गया है, this becomes a interfering signal. Similarly, अगर मैं इसको tilt कर दूं, ठीक है, if you see over here,
मैंने मैनोमीटर को टिल्ट कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये प्रेशर सिग्नल्स वेरी कर जाते हैं, या जो हाइट आप डिटेक्ट कर रहे हो सिग्नल दोनों मर्करी लिक्विड की, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ द P1 एंड P2 प्रेशर, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हुआ कि आपका इंटरफेयरिंग इनपुट आ गया है, दैट द प्रेशर इज बीइंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ द सम एडिशनल फैक्टर्स। ठीक है, अब इसी केस में फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज चेंज इन सम एम्बिएंट टेम्परेचर, और वो एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे P1 और P2 को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज की वजह से P1 और P2 जो भी ये फ्लूइड्स थे, एयर फ्लूइड्स थे जिनका ये प्रेशर आ रहा था, एम्बिएंट टेम्परेचर ने इन P1 और P2 को कुछ अलग अलग तरह से अफेक्ट किया, जिससे P1 and P2 both are getting modified. Okay, so that becomes a modifying input. In both the cases, in all these three cases, चाहे acceleration हो, चाहे gravity force हो, चाहे change in ambient temperature हो, हर केस में आपका जो output होगा, it will always have some unwanted factor which will not be the actual correct measurement of the difference in pressure P1 and P2. Okay, so like this you can always you have some interfering inputs or some modifying inputs into your system. ठीक है, ऐसे देखो ये एक और एग्जांपल है, हमारे पास एक स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेन गेज के ऊपर जब आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेन गेज लगाते हो, स्ट्रेन गेज एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जब भी हम इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को, देखो आप इसमें देख सकते हो दो तरफ इसमें फोर्स लग रही है, जब हम इस स्पेसिमेन को दोनों तरफ से स्ट्रेच करेंगे, आई एम रिपीटिंग, जब हम इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को दोनों तरफ से स्ट्रेच करेंगे, तो ये जो स्ट्रेन गेज बीच में लगा हुआ है ये भी स्ट्रेच करेगा, और जब ये स्ट्रेच करेगा इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी नेट रेजिस्टेंस जो है वो बदल जाएगी। और इस रेजिस्टेंस को एक्चुअली हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म में लगा रखा है, और उससे क्या होगा कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज पहले बैलेंस था वो अनबैलेंस हो जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक वोल्टेज सिग्नल हमें आउटपुट पर मिलेगा। तो ये तो सेंसर का नॉर्मल फंक्शनिंग है, यानी स्ट्रेन गेज सेंसर का एक नॉर्मल फंक्शनिंग है कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स के साथ साथ स्ट्रेन गेज भी स्ट्रेच हुआ, उससे इसकी रेजिस्टेंस चेंज हुई, रेजिस्टेंस से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज इम्बैलेंस हुआ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आया। अब हो सकता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने लगाया था और ये जो वायर्स आ रही हैं, इन वायर्स ने इसके क्लोज विसिनिटी में कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, उसकी वोल्टेज या उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी पिक कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही थी उसकी वजह से, वो वोल्टेज भी सपोज आपकी वायर्स ने पिक कर ली, तो क्या होगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज दिखाई देगा वो इस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग तो होगा, बट उसके साथ उसमें कुछ इंटरफेरेंस होगी जो क्लोज विसिनिटी वाले एडिशनल डिवाइसेस की वजह से आई है, दैट बिकम्स एन इंटरफेरेंस। अब आप देखो आउटपुट भी हमारा वोल्टेज था, इसने जो एडिशनल सिग्नल पिक किया वो भी वोल्टेज था, लेकिन वो अनवांटेड सिग्नल है। तो उस केस में क्या हुआ कि वो एक इंटरफेरेंस है विच माय सेंसर्स और माय इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इज एक्चुअली पिकिंग अप फ्रॉम सम अदर इंस्ट्रूमेंट, दैट बिकम्स एक्चुअली अ इंटरफियरिंग इनपुट फॉर माय strain gauge circuit. Okay, so this is another example of having an interference in the system, right? So